बता रहे थे, पहली बात तो ये होलसेल और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस होगा 2-4%, एक सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, बाकी अकाउंट मैनेजमेंट में कहीं पे भी किसी प्रोसीजर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। होलसेल के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग पहले एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद उसका सप्लायर ढूंढ रहे थे, उसकी कॉस्टिंग कर रहे थे, प्रॉफिट और लॉस सारी चीजें उसकी निकाल रहे थे, पूरी कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जा रहे थे अपने सेकंड स्टेप पे, हम उसको ऑर्डर कर रहे थे, ऑर्डर करने के बाद हम उसको कहाँ भिजवा रहे थे, पहले हमने भेजा उसको प्रेप सेंटर पे। प्रेप सेंटर पे उसकी लेबलिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसकी जो बॉक्सेस वगैरह हैं वो चेंज होंगे, आइटम लेबल उसके ऊपर लगेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे अमेज़न उसको आता था, शिपिंग प्लान जब हम बना रहे थे उठा के उसको ले जाएगा और प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। सेम मॉडल जो है हमारा होलसेल के अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर भी है, बट डिफरेंस क्या है, होलसेल के अंदर हम लोग एक चीज कर रहे थे, हम लोग ले रहे थे ब्रांड अप्रूवल प्रोडक्ट हंटिंग के टाइम पे, सही है, याद है ना सबको। ब्रांड अप्रूवल का मतलब ये कि जो भी प्रोडक्ट हमें अच्छी लग रही है, हमने उसका डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा या हमने उसको ब्रांड से डायरेक्टली कांटेक्ट किया और बोला कि हमें आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है, रीसेलिंग के लिए चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम लोग ये काम नहीं करते। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, खरीद लेते हैं डायरेक्ट, और खरीदने के बाद देखते हैं कि अगर वो बेचने दे रहा होता है ना तभी उसको खरीदते हैं, और बगैर अप्रूवल के उसको चला देते हैं, ठीक है। इस मॉडल में और दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि होलसेल के लिए आपके पास एलएलसी और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है, ऑनलाइन आर्बिट्राज में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जरूरी नहीं है। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज से एक बहुत ज्यादा कनेक्टेड मेथड जो है उसका नाम है रिटेल आर्बिट्राज। नाम समझ में आ रहा है ना जो बातें बोल रहा हूं? यस सर। स्पीड में तो नहीं आ रहा सर थोड़ी सी स्पीड है आपकी, समझ में नहीं आ रहा। दो चीजें हैं, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज है, और ऑनलाइन आर्बिट्राज कहाँ से बना है, ये बना एक मॉडल से, उस मॉडल का नाम था रिटेल आर्बिट्राज। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज को ना, जो क्लाइंट होता है वो रिटेल आर्बिट्राज बोल रहा होता है, तो रिटेल आर्बिट्राज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो दोनों एक ही चीज है, कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। अब उनमें क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। यूएसए के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, जो रह रहे होते हैं, सॉरी यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऐसे कंट्रीज के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, वो लोग करते क्या है, वो लोग जाते हैं स्टोर्स के अंदर चले जाते हैं, वॉलमार्ट के अंदर चले गए, इसी तरीके से कॉस्टको के अंदर चले गए, दूसरे जो स्टोर्स होते हैं फिजिकल स्टोर्स के अंदर जाते हैं, वहां जाने के बाद ना वो प्रोडक्ट को उठाते हैं, एक एक प्रोडक्ट पे वो प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं अपनी, वो हंटिंग अमेज़न पे जाके नहीं कर रहे होते, एक एक प्रोडक्ट को उठाते हैं, अमेज़न की एक ऐप होती है उनके मोबाइल में, उसे इंस्टॉल किया हुआ होता है उन्होंने, सिंपली उसको स्कैन करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं, वो जो बारकोड होता है ना यूपीसी, स्कैन जब करते हैं तो वो प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाती है उनके फोन के ऊपर कि उनके अकाउंट पे वो लगाने दे रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, वो सारी चीजें जितनी भी डिटेल्स है ना वो सारी आपको ऐप के थ्रू आ जाती है। वो ये मॉडल था रिटेल आर्बिट्राज। अब जो प्रोडक्ट अमेज़न उनको सेल करने के लिए अलाउ कर रहा होता है ना, और जिसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है, तो बहुत सारे ना उठा के यूनिट्स भर लेते हैं अपने ना ट्रॉली के अंदर, उसको भर लेते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं बाहर और उसको लाइव कर देते हैं। तो ये रिटेल आर्बिट्राज है। अब हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब हम तो वहां पे जाके फिजिकल स्टोर के अंदर नहीं जा सकते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं उनकी वेबसाइट्स को, जैसे वॉलमार्ट हो गई, कॉस्टको हो गई, दूसरी वेबसाइट्स हो गई, उनको यूज करते हैं, और उनको यूज करने के बाद हम उनकी प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं वहां से, और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यहाँ पे लाइव करा देते हैं। लाइव कराने का मतलब ये कि अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर देते हैं, वो लाइव हो जाती है बेचने के लिए, सही है। सर दोबारा बताना। देखें किस चीज का डिफरेंस, होलसेल और ऑनलाइन एडवर्टाइज का डिफरेंस क्लियर है अभी? थोड़ा सा दोबारा। सर क्या आपने मना कहते हैं होलसेल हम लोग वॉलमार्ट वगैरह की पैसे प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, इसमें ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं। सर लेकिन ये हम अमेज़न से ये एफबीए कैसे होगा? क्या होगा? एफबीए तो शिपमेंट एफबीए में क्या मसला है, एफबीए क्यों नहीं हो सकता? अमेज़न कैसे? देखिए पहली बात तो ये, चले मैं अभी दोबारा समझाता हूँ, समझ में आ जाए ना, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आपने जब इंटरव्यू वो बताए थे रिवर्स सोर्सिंग में हम्म, कि आपने वेबसाइट दिखाई थी विडामी आपकी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो भी तो फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज में आ जाएगा ना, कि वहाँ से अगर हम प्रोडक्ट उठा लें, किधर होगा? एक वेबसाइट से अगर हम प्रोडक्ट खरीद लें, हमारा वो मार्जिन अगर हमारा अच्छा हो तो वहाँ से प्रोडक्ट उठा के फिर वहाँ पे कर देंगे, वो भी तो यही होगी। उसके अंदर हम लोग ब्रांड अप्रूवल के साथ काम कर रहे थे, मैंने एक बात बोली थी कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो ऑथराइज होना चाहिए,
उसके लिए हम लोगों ने ट्रस्टपाइलट भी देखा था, फेसबुक का पेज भी देखा था कि वो वहां से हमें पता चल जाएगा। या मैंने एक और तीसरा तरीका बताया, याद है वो, ब्रांड को कॉल करके हम लोग पूछ सकते थे कि ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ऑथराइज है या नहीं है। ये 3 तरीके मैंने बताए थे। इस केस में ना हमें इन तीनों तरीकों पे जाने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा ये देखना है कि जिस बंदे से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो जो रिटेलर है वो स्कैम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा कि हमसे पेमेंट पहले, क्योंकि कार्ड तो हमारा पहले लगेगा ना, ऐसे हम उसको पहले दे दें उसके बाद में वो हमें कोई प्रोडक्ट ही ना दे। काफी सारे सेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर के ना नीचे कमेंट्स यही लिखे हुए थे कि भाई प्रोडक्ट कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट फंसा हुआ है, अभी जा रहा है, फिर वो बात फोन ही नहीं उठाते, उनकी रिसीव ही नहीं करते। वहाँ के उन्होंने कस्टमर्स ने नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। एक ट्रस्टपाइलट पे ही रिव्यूज दिए हैं। एक मेरे पास क्लाइंट आया तो उसकी कितनी $2000 की इन्वेंटरी थी, $2000 की प्रोडक्ट थी, वो पैसे ले लिए, उसने प्रोडक्ट ली थी, 1 साल हो गया था। ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम हो रहा है। क्लाइंट की गलती थी। गलती क्या थी कि वो पहले उसने कर दी थी और उसने ट्रस्टपाइलट पे उसके रिव्यूज चेक नहीं किए थे। उसके रिव्यूज पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि ये फ्रॉड है। ठीक है, अच्छा ये ऑनलाइन आर्बिट्राज सर, ऑनलाइन आर्बिट्राज लिस्टिंग कैसे लाइव करना है ना? क्या ऑनलाइन आर्बिट्राज लिस्टिंग कैसे लाइव है? लिस्टिंग, जैसे भी आपने कहा ना, फिजिकली प्रोडक्ट होगा तो उसको स्कैन कर लिया, उसको लाइव। उसके बाद ये होगा ना, जब वो प्रोडक्ट होगा ना उसको आप पहुंचा देंगे प्रेस सेंटर खुद ही। अच्छा, वो ऑनलाइन नहीं है, वो रिटेल है। ऑनलाइन अलग है, हम जो कर रहे हैं ना वो ऑनलाइन है। मैं भी बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो ये भी एक्सपायर है। खरीदना पड़ेगा बेटा, बाहर का नंबर। बस नहीं, क्योंकि लिस्टिंग बनानी नहीं है ना आपको, जो वो बताया था ना उसमें सिर्फ वही होगा। वो प्राइवेट लेवल के अंदर होता है, उसके अंदर पूरी लिस्टिंग बनाते हैं हम लोग। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये है कि बस आपको प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, कहीं से भी ले लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉफिट ज्यादा किसमें होता है, होलसेल में या ऑनलाइन आर्बिट्राज में? ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। वैसे तो ये है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में ये फायदा ये है। अच्छा, अभी सारी चीजें देख लेते हैं, सही है। सर, आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज में किस चीज का? आगे बढ़ा था। ऑनलाइन आर्बिट्राज भी होलसेल भी है, और प्राइवेट लेवल की है। प्राइवेट लेवल का अकाउंट चला है, पूरा पूरा नहीं है। सर, इजी कौन सा होता है, होलसेल या ऑनलाइन? देखिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है ना, इसके अंदर चले अभी मैं बता रहा हूँ, सारे डिफरेंसेस मैं बता रहा हूँ, सर ठीक एक है। बात और, अगर हम जैसे पहले मॉडल आपको समझ में आ जाए। होलसेल पढ़ रहे हैं तो हम क्या आगे इसी होलसेल को ही लेके चले, जिसके प्राइवेट लेवल पे ना जाए फिर? नहीं, देखिए बात ये नहीं है, इस चीज पे कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करें खुद को। मैंने स्टार्ट किया था होलसेल से, स्टार्ट किया था, मैंने ड्रॉप शिपिंग भी देखी थी, ऑनलाइन आर्बिट्राज किया था, बाद में मैं पीपीसी पे शिफ्ट हो गया था। ये प्राइवेट लेवल की है, और वो जो मार्केटिंग वगैरह होती है ना, पेपर क्लिक वगैरह, मैंने दिखाई थी क्लास में उस चीज के ऊपर। तो इससे बिल्कुल भी वो नहीं होता। अगर जो चीज आपको जिस वक्त सही लग रही है उस टाइम पे चले जाए। एक बात है ना, अगर ट्रेंड आपका लग रहा है कि पीपीसी के ऊपर ज्यादा है तो पीपीसी के ऊपर फोकस कर लें। ऐसा नहीं होलसेल ऑनलाइन आर्बिट्राज में नहीं है। एक चीज होती है कि मजा किसमें आ रहा है, किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जिस चीज में इंटरेस्ट है उस चीज पे चले जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो करें कहीं से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले होलसेल के अंदर हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले निकाला था सबसे पहले हमने प्रोडक्ट निकाला। अच्छा, इसके अंदर सारी चीजें आ गई कि प्रोडक्ट निकाला, ढूंढ के, उसके बाद प्रोडक्ट की वैलिडेशन करी, सब कुछ की, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट का निकाला सप्लायर। हाँ, सर, कैटेगरी सिलेक्ट की थी, फिर प्रोडक्ट निकाले थे। वो तो फिर समझ जाना कि सप्लायर के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, चले इसको मैं ब्रांड कर देता हूँ, ठीक है, कि कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है। हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला, फिर देखा कौन से ब्रांड का है। अब उस ब्रांड का हम लोगों ने या तो डिस्ट्रीब्यूटर निकाला होगा, या फिर नहीं, या ब्रांड से खुद कांटेक्ट किया होगा। उसके बाद हम लोग गए थे अपने अगले स्टेज के ऊपर, और हम लोगों ने ली थी उनसे अप्रूवल। सही है, ये होलसेल का मॉडल था। अप्रूवल हम लोग उनसे ली कि अलाउ कर रहे हो प्रोडक्ट सेल करने के लिए या नहीं कर रहे।
अगर अलाउ कर देंगे तो आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर वहीं छोड़ देंगे। और अगर उन्होंने अलाउ कर दिया फिर उसके बाद हमने किससे बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटर ने तो अलाउ कर दिया ना, फिर क्या था अगले स्टेप पे, हम क्लाइंट अब अपनी लिस्टिंग वो उसको छोड़ दे, वो तो हो जाएगा, 1 मिनट का काम है वो जो मीटू कर रहे हैं ना, अभी मॉडल को देख रहे हैं, इनवॉइस मिल गई, फिर क्या करेंगे, देखें प्रोडक्ट पहले आपने ढूंढा, सही है, उसके बाद आपने कांटेक्ट किया, ब्रांड को किया, डिस्ट्रीब्यूटर को किया, उसमें अगर आपको अप्रूवल नहीं दी तो फिर वही सब ट्राई कर लिया और अप्रूवल नहीं दे रहा, फिर तो वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन अगर उसने आपको अप्रूवल दे दी, सही है, फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, सर इसकी और प्रोडक्ट्स की शीट देखिए। चलो ठीक है, शीट आ गई, फिर क्या करेंगे, शीट को स्कैन करेंगे, यस सर। उसमें से प्रोडक्ट निकालेंगे, सही है, प्रोडक्ट मिल गई, कोई काम की, फिर क्या करेंगे, नहीं अकाउंट एक्सेस नहीं करेंगे, ऑर्डर कर देंगे, सब कुछ कर दिया आपने, ऑर्डर किया, ठीक है, ऑर्डर भी कर दिया। अब वो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद वो प्रोडक्ट जो था ना, वो कहाँ जाएगा, हो गया 3PL, 3PL से फिर कहाँ जाएगा, अमेज़न Amazon वेयरहाउस। जाएगा और लाइब्रेरी, समझ में आ गया, मॉडल होलसेल का मॉडल जो है टोटल ये मॉडल है, ठीक है, पहले प्रोडक्ट देगा, कांटेक्ट किया, अप्रूवल ली, शीट ली, ऑर्डर किया, 3PL पे भिजवाया, उसके बाद Amazon भिजवा दिया, ठीक है। अब हमारा जो अगला मॉडल है ना, वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज, ऊपर वाले में किसी को मसला नहीं है, नो तो ये सब कुछ हो रहा है, इतना तो अभी तक तो नहीं कोशिश थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, अब तो ये सवाल नहीं पूछे, अरे वो हम लोग जो है हम नहीं है, अरे हमने ये होती थी जिधर हम अपनी इन्वेंटरी लिखवाते हैं, जो हमारे लिए पैक प्रेप सेंटर में पढ़ा था हम लोग का। हाँ प्रेप हाउस, हाँ प्रेप हाउस। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर सारी चीजें जो है ना वो यही सेम है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, वैसे एक चीज का है लेकिन है दो नहीं, एक चीज का है, टेक्निकली देखें दो है वैसे एक ही है क्या, प्रोडक्ट यहाँ पे भी हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ढूंढने के बाद हमने उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढा, अच्छा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या है कि सप्लायर ढूंढा, इसका मतलब क्या है कि जिधर से हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, अब वो या तो कोई रिटेलर हो सकते हैं, 90% रिटेलर होता है, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर होगा, डिस्ट्रीब्यूटर का चांस भी बहुत कम है, ना होने के बराबर है ऑलमोस्ट, सही है, ब्रांड से हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करते और हम इस चीज के अंदर यहाँ पे इस पॉइंट पे हम ये नहीं देखते कि ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं है, अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे नहीं देखते, इग्नोर करते हैं, नहीं इसमें नहीं होता, इसमें खाली हम लोग जब प्रोडक्ट लेते हैं ना, वहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे ना हमारे पास इनवॉइस थी, अगर फर्स्ट करें अमेज़न हमें अलाउ कर नहीं रहा सेल करने के लिए, हम उसकी इनवॉइस को अमेज़न पे सबमिट करा देंगे, मैंने ऑप्शन दिखाया था ना आप लोगों को जहाँ पे वो इनवॉइस मांग रहा था, वो जो एडा प्रोडक्ट यहाँ पे कर रहे थे उसके बाद सेल दिस प्रोडक्ट पे जो ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं ना तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता, हम इनवॉइस जमा करा देते, अमेज़न हमें अप्रूव कर देता, वहाँ पे इनवॉइस का मसला नहीं आता, इस केस में ना हमें इनवॉइस का मसला आता है और यहाँ पे हम उसी प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं जिस पे अमेज़न इनवॉइस नहीं मांग रहा होता, मैं जब दिखा रहा था अप्लाई टू सेल का ऑप्शन जहाँ पे आ रहा था, वहाँ कॉर्नर पे राइट पे, याद है ना सबको सेल सेंटर पे, वो जो एडा प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे नीचे अप्लाई टू सेल आ रहा था, अगर अप्लाई टू सेल की जगह सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा होगा खाली, तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस नहीं होती, हमारे पास जो इनवॉइस होगी वो रिटेलर की होगी, रिटेलर की इनवॉइस जो होती है ना वो अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, अमेज़न जो होता है ना इस केस में हमारे पास जो इनवॉइस थी ना वो या तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर की थी या ब्रांड की थी, इन दोनों में से किसी की थी, इस केस में हमारे पास इनवॉइस जो होगी ना वो रिटेलर की होगी, तो अमेज़न रिटेलर टू रिटेलर सेलिंग अलाउ नहीं करता, तो इस केस के अंदर हमें वो नहीं है, इनवॉइस हमारे काम की नहीं है, तो इनवॉइस हम जमा भी नहीं करा सकते क्योंकि अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम ऐसी ही प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, हमारा सिर्फ एक काम बढ़ जाता है
कि वो प्रोडक्ट अमेज़न हमें अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो हमें अलाउ कर रहा है सेल करना, फिर तो हम उस प्रोडक्ट के साथ चले जाएंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट भी है, सब कुछ भी है, लेकिन अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर उस प्रोडक्ट के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। समझ में आया? बात ये ना, अलाउ नहीं करने का मतलब तो यही है ना कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा रिटेलर को। देखिए होलसेल अगर आपके पास ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर तो आपके पास ये वाली टेंशन ही नहीं है। सही है, क्योंकि फिर तो वो आपके पास परमिशन है ना, वो तो खुद अलाउ कर देगा। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर मसला क्या है कि वहां पे वो आपके पास ये वाला ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो अलाउ नहीं कर रहा ना, तो आप रिटेलर की इनवॉइस क्यों? क्योंकि देखिए आप जिससे खरीद रहे होंगे ना प्रोडक्ट, वो भी रिटेलर होगा। आप जो अमेज़न पे बेच रहे हैं, आप भी रिटेलर होगा। अमेज़न रिटेलर टू रिटेलर अलाउ नहीं करता सेलिंग। हाँ, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है या वो ब्रांड होता है ना, ऑनलाइन आर्बिट्राज में वो होता ही है। जब एडर प्रोडक्ट हम लोगों ने करा था, आप थी उस क्लास में जब हम लोगों ने सेल सेंटर खोला था। बिल्कुल बिल्कुल, मीटू जब हम कर रहे थे, वहाँ राइट साइड पे सेल दिस प्रोडक्ट का अप्लाई टू सेल का ऑप्शन आ रहा था। अगर अप्लाई टू सेल की जगह जो मैंने इसे टेस्ट किया था ना जिधर, वो तो याद होगा ना, अगर वहीं पे सेल दिस प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है खाली, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमें अप्रूवल नहीं मांग रहा है। वहां पे वो प्रोडक्ट ओपन है कि उसके अंदर जाएं, जाने के बाद खाली ऐसे टेस्ट करें, वो आपको ऑटोमेटिकली अलाउ कर देगा इस प्रोडक्ट को सेल करने। वही तो बता रहा हूँ मैं। एडर प्रोडक्ट है, वो याद है ना एडर प्रोडक्ट वाला। अगर एडर प्रोडक्ट के अंदर हम लोग जाने के बाद कर रहे हैं और अप्लाई टू सेल लिखा हुआ है, अप्लाई टू सेल का मतलब क्या है कि वो आपसे बोल रहा है कि अप्रूवल लेकर आओ। और अगर सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ है, सेल दिस प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ क्लिक करना सेलिंग स्टार्ट कर दें, अप्रूवल के बगैर स्टार्ट। और सर इसमें कैसे बचेंगे ये जो जिससे हम खरीद रहे हैं वो जेन्युइन रिटेलर है या इसमें वो फ्रॉड नहीं है? वो तो फिर ट्रांसपेरेंट से दूसरी चीजों उसी से वो सेम प्रोसीजर वो है। वही है, वहीं से पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपने कोई अप्रूवल नहीं ली, सही है, सिर्फ आपने चेक कर लिया कि आपको प्रोडक्ट मिल रही है और यहाँ पे वो आपको अलाउ कर रहा है सेल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आपने उसको ऑर्डर दिया, ऑर्डर करने के बाद उसको 3PL भेजा। अच्छा, इधर 3PL का क्या काम होगा? ऊपर 3PL का क्या काम था होलसेल के अंदर? लेबलिंग कर रहा था बस। और ठीक है, बॉक्सेस के अंदर उसको पैक कर रहा था, लेबलिंग लगा रहा था। इधर 3PL का क्या काम होगा? लेबलिंग वगैरह लगाएगा। एक काम एडिशनल होगा, वो काम क्या होगा? सही है, जो रिटेलर से आपने खरीदा होगा, अगर आपने वॉलमार्ट से खरीदा है, अगर आपने कहीं से कॉस्टको से खरीदा है, अगर आपने होम डिपो से खरीदा है, कहीं से भी खरीदा है, वो उसके बॉक्स के अंदर, उसकी पैकेजिंग के अंदर होगा। यहाँ पे जो 3PL का काम होगा ना, वो क्या करेगा, उसके बॉक्सेस को चेंज करेगा। अमेज़न वाले बॉक्स, ये जो सिंपल बॉक्सेस होता है ना, वो लगा देगा, वो वाले बॉक्सेस हटाएगा। क्यों? क्योंकि किसमें? होलसेल में ये होगा कि वो लेबलिंग करेगा। वहां पे ऐसा थोड़ी होगा कि रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने मंगाया है वहाँ पे आप तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो अपने बॉक्स के अंदर रख के दे देगा। बॉक्स वहां पे भी चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे हमारा मेन पर्पस भी बॉक्स चेंज कराना होता है। ताकि होता ये कि अगर वॉलमार्ट का डब्बा है, बॉक्स है, वो अमेज़न पे पहुंचा है, तो अमेज़न उसको क्यों प्रोसेस करेगा आगे? अमेज़न नहीं करेगा ना, क्योंकि वो एक रिटेलर है ऑलरेडी। तो इसीलिए हम लोग जो भी काम कराएंगे ना, हम लोग इस तरीके से करेंगे कि वॉलमार्ट से अगर आपने ऑर्डर किया है, 3PL पे गई प्रोडक्ट, उसका बॉक्स चेंज होगा। बॉक्स चेंज होने के बाद अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर जाएंगे हम अमेज़न के ऊपर, वहाँ पे लाइव होंगे। अच्छा, अच्छा, अब मैं बता दूंगा कि अब हो क्या रहा है। ये मॉडल समझ में आ गया? यस सर। क्लियर हो गया? मॉडल समझ में आ गया? ठीक है। बिल्कुल, पहले ऑर्डर करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑर्डर कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल, हाँ, पहले हम लोग चेक करेंगे कि वो अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अलाउ कर स्कैनर लिमिटेड जी नहीं, स्कैनर लिमिटेड काम ही नहीं है ना। नहीं, अभी अपने बारकोड स्कैन करके उसे पता कर लेंगे। नहीं, बारकोड उसको भूलने हैं, अभी वो मैं बता रहा हूँ आगे। अच्छा, वो अलग चीज है। सही है,
वो लिस्टिंग नहीं होती है, वो खाली आपका जो मैनेज इन्वेंट्री का सेक्शन होता है ना उसके अंदर शो होगा। कोई भी लिस्टिंग होती है ना, जब तक आपकी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में नहीं पहुंच जाए ना, तब तक लाइव होगी नहीं, हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मैनेज इन्वेंट्री तक पहुंच जाएगा आपके, लेकिन उससे आगे नहीं प्रोसीड होगा, वहीं पर रुक जाएगा। सर क्यों मुझे दिखा दें प्रोडक्ट हम लोग को ऑनलाइन आगे मैं निकाल दूंगा प्रोडक्ट, बल्कि प्रोडक्ट की सैंपल्स भी होंगी, वो भी मैं अगर होगा, अभी मॉडल समझ में आना चाहिए, प्रोडक्ट में सब दिखा दूंगा, ठीक है। सैंपल में ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद जब शिपिंग प्लान आप लोगों ने बना दिया, सब कुछ कर दिया ना, शिपिंग प्लान मैं अभी बताऊंगा इसी के अंदर, आज नहीं होगा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में, लेकिन बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि जब वो इन्वेंट्री आपकी अमेज़न के वेयरहाउस पहुंच जाएगी ना, सही है, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगी, फिर उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सही है, वो खुद ही हो जाएगी लाइव, फिर उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सर होलसेल में हमें सेलर सेंटर वाला काम थोड़ा बाद में करना पड़ता है, इसमें हमें पहले करना पड़ता है। उसमें नाम ही करें ना स्टार्टिंग में, तो मसला नहीं है, क्योंकि आपके पास वहाँ पे वॉइस है, और यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया ना, मॉडल समझ में आ गया ना। अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। होलसेल जो होता है ना, होलसेल के अंदर और ऑनलाइन एंटरप्राइज का डिफरेंस क्या है। होलसेल जो है ना, सबसे ज्यादा सेफेस्ट मॉडल कंसीडर होता है अमेज़न का, पूरे अमेज़न पे, यानी कि जितने भी मॉडल है, भले वो प्राइवेट लेबल हो, भले वो किंडल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर सबसे ज्यादा सेफेस्ट मॉडल जो है ना, वो होलसेल का मॉडल है, सही है। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो थोड़ा सा कम सेफ है। सेफ किस चीज में, होलसेल के अंदर आप जो भी चीजें कर रहे हैं ना, वो सारी अमेज़न की जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, यानी जो भी कंडीशंस है ना, उसको कंप्लीट करते हुए, उसको मीट करते हुए आप लोग काम कर रहे हैं होलसेल के अंदर, सही है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप लोग ये नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आप लोग रिटेलर से खरीद रहे हैं, हो सकता है किसी पॉइंट पे अमेज़न बाद में आपसे जाके इनवॉइस मांग ले, तो चांस होता है, रिस्क होता है, कम होता है लेकिन होता है, ठीक है। अच्छा, पहला डिफरेंस है ये। दूसरा डिफरेंस क्या है, होलसेल के अंदर आपको प्रॉपर कंपनी चाहिए होती है, एलएलसी चाहिए होती है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें मौजूद हो, तो ये होलसेल का मॉडल होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपको इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन आर्बिट्राज में सिर्फ आपको एक सेलर अकाउंट चाहिए होता है, अगर आपके पास अकाउंट है आप काम कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो ऑनलाइन आर्बिट्राज को प्रेफर करते हैं, सही है। वो क्यों प्रेफर करते हैं, उसकी तीसरा डिफरेंस अभी तक नोट कर रहे हैं ना, कोई आप लोग कर रहे हैं ना। तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि होलसेल का जो मॉडल होता है ना, वो रिलेटिवली स्लो होता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज का जो मॉडल होता है ना, वो रिलेटिवली फास्ट होता है। फास्ट क्यों, ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपने प्रोडक्ट देखी, आपको प्रोडक्ट समझ में आ गई, आपने उसी को ऑर्डर करी, उस प्रोडक्ट को आपने भिजवाया, वो जल्दी लाइव हो गई। होलसेल के अंदर क्या कर रहे हैं आप, पहले पूरे प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, ढूंढने के बाद सप्लायर ढूंढा, सप्लायर ढूंढने के बाद कॉस्टिंग करी, कॉस्टिंग करने के बाद आपने अप्रूवल ली, अप्रूव उसने अगर कर दिया, अब जाहिर सी बात है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर आप होलसेलर से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो होलसेलर आपको प्रोडक्ट देने में टाइम लगाएगा, 50-60 यूनिट, 70 यूनिट, या अगर 30-40 यूनिट भी है, वो टाइम लगाएगा थोड़ा सा। लेकिन रिटेलर से अगर आप खरीद रहे हैं तो इतना टाइम नहीं लगेगा आपको, तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, सही है। अच्छा, होलसेल के लिए आपको बजट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी एलसी की कॉस्ट और दूसरी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। आपको यूएसए का नंबर भी चाहिए होता है, आपको कॉल भी करनी पड़ती है, ईमेल भी करनी पड़ती है, अप्रूवल्स भी लेनी होती है। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको किसी किस्म की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सेलर सेंटर का अकाउंट चाहिए, बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है आपको। कौन सा वाला, इसके अंदर ना, होलसेल के अंदर आपका कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है होलसेल वाले मॉडल के अंदर, और ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपको नहीं लगता, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर आपने सिंपली रिटेलर से ऑर्डर करा, ऑर्डर करने के बाद अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा दिया, सही है, सॉरी 3PL भिजवा दिया, और 3PL से अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये होता क्या है, जो हम लोग प्रैक्टिकल कहीं पे भी काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली जो हमारा मॉडल होता है वो किस तरीके से चल रहा होता है। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और आने के बाद बोलता है कि मुझे होलसेल के बिजनेस के ऊपर काम करना है, तो लोग कोशिश क्या करते हैं, लोग होलसेल को और ऑनलाइन आर्बिट्राज को, दोनों मॉडल्स को एक साथ चला रहे होते हैं। इस मॉडल को बोलते हैं हाइब्रिड। एक अकाउंट के ऊपर अगर होलसेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज दोनों मॉडल अगर चल रहे तो उस मॉडल को बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल।
सेम अकाउंट पे दोनों चलने वाले। अच्छा, अब सवाल ये है ना, दोनों सेम अकाउंट पे अगर चल रहे हैं तो दोनों चलाते क्यों सेम अकाउंट पे? उसकी वजह ये देखें, अगर आपके क्लाइंट के पास बजट कम है और वो बोल रहे हैं कि मुझे ऑनलाइन आर्बिट्राज ही करना है, तो फिर तो आप होलसेल कर ही नहीं सकते। सही है, या इस तरीके से आपका एक क्लाइंट आके उसने बोला कि मुझे होलसेल करना है और कुछ दूसरा मॉडल नहीं करना, तो फिर नहीं कर सकते। लेकिन होता है कि ना, होलसेल का जो मॉडल होता है ना, अगर एक क्लाइंट आपके पास आता है, जो ज्यादातर होता है 90% केसेस में, वो बोल रहा है कि मेरे पास इतना बजट है, मुझे काम करना है, होलसेल के मॉडल के ऊपर करना है। अब 90% 80% उसके पास बजट है, 90% 80% सॉरी केसेस में ये होता है कि उसके पास बजट होता है, वो आपको बता देता है मेरा इतना बजट है, वो मुझे काम करना है। होलसेल वाले मॉडल के अंदर जैसे आप लोग अभी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, आप लोगों को पता है प्रोडक्ट हंटिंग में क्या होता है, लगे हुए ना कि कोशिश करने नहीं मिल रही प्रोडक्ट, क्या करें, ये वाले मसले होते हैं। ये वाले मसले प्रैक्टिकल में भी होते हैं। उसका सोल्यूशन ये होता है कि हाइब्रिड पे चलाते हैं, करते गए कि ऑनलाइन आर्बिट्राज भी साथ साथ कर रहे होते हैं और होलसेल भी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। उससे होता क्या है कि जब एक बार आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो क्लाइंट है उसकी जो प्रोडक्ट है ना, वो जल्दी लाइव हो जाएगी अमेज़न पे। यानी कि ऑनलाइन उसको देखिए प्रॉफिट से मतलब है, उसको सेलिंग नजर आ रही सेलिंग नजर आ रही है। अब अगर आप क्लाइंट को जाके ये बोलेंगे कि अभी 2 महीने रुक जाओ, 2 महीने तक तुम मुझे पे भी करते रहना, 2 महीने तक तुम अपने अकाउंट की फीस भी भरते रहना, 2 महीने तक मोबाइल वगैरह के जो सिम के चार्जेस होते हैं वो भी भरते रहना, 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, कोई भी क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करेगा। तो होता क्या है, लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज से स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ प्रोडक्ट्स होती है लिमिटेड, वो लाइव करा देते हैं अकाउंट का, साथ साथ अप्रूवल्स ले रहे होते हैं। जब अप्रूवल मिलती रहती है तो फिर वो होलसेल पे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज से फिर वो शिफ्ट हो जाते हैं होलसेल के ऊपर। सर वही सेलर सेंटर पे जाके अप्रूवल ले रहे हैं बिल्कुल। जाके सबका। इसी सर तरीके वो से। तो उसी के लिए है ना जो पुराना क्लाइंट है सेलर है, मतलब जो जिनका सेलर अकाउंट पुराना बना हुआ है, वो पुराने उन पे ऑलरेडी चल रही है चीज़ें, अप्रूवल वगैरह काम चल रहा है। न्यू सेलर्स को तो नहीं मिली। नहीं, न्यू सेलर्स पे भी कुछ अकाउंट्स पे मिल जाती है, हर प्रोडक्ट पे नहीं मिलती। जैसे जैसे अकाउंट पुराना होता रहता है ना, ये बात तो सही है कि जैसे जैसे अकाउंट पुराना होता है वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स अलाउ कर रहा होता है बगैर ब्रांड अप्रूवल के, आप बेच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए अकाउंट पे कुछ भी नहीं करने देता। नए अकाउंट पे थोड़े से मसले होते हैं स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन ये होता है थोड़ा थोड़ा करके ना वो आपको ऑटोमेटिकली अलाउ कर रहा होता सर पर हम ऐसे ही तो किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे ना जब तक उस प्रोडक्ट का बीएसआर अच्छा ना हो। और है। वो तो सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। वो तो देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर वो किसी हमें न्यू सेलर पे कोई ऐसा अकाउंट दे रहा है जिसका बीएसआर भी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट भी सही नहीं है, वो जाएंगे तो जाएंगे ही नहीं, फिर तो जाएंगे नहीं, फिर मिलेगा तो नहीं ना ऐसा। उसकी वजह ये है कि क्लाइंट के साथ मसला ये होता है कि अगर उसको थोड़ी ज़्यादा डिटेल देना शुरू कर देना तो फिर वो सर पे चढ़ जाता है। बतानी पड़ेगी कि ऐसा हमें होलसेल पे भी शिफ्ट करना है, तो उसकी एलएलसी वगैरह बनाने के लिए उससे लेने के लिए तो बतानी चाहिए। नहीं ऐसी बात है, पैसे आप खुद थोड़ी देंगे, बल्कि खुद थोड़ी बनानी होती है एलएलसी में। ये होता है कि क्लाइंट को बोल देते हैं वो खुद बनाता है। बिल्कुल वो खुद बनाता है। तो ये दोनों मॉडल जो होते हैं ये क्या रहता है, हाइब्रिड मॉडल। इसके अंदर क्या होता है कि देखिए मॉडल जो है ना, ये जो नाम है होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये आपने अपनी आसानी के लिए रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि अकाउंट पे आपको कोई चीज़ खुलवानी पड़ेगी तब ये प्रोडक्ट इस तरीके से चलेगा। अकाउंट जो भी होता है ना, अकाउंट एक ही होता है सेलर अकाउंट, और सारे अकाउंट एक ही तरीके से चल रहे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसके ऊपर अकाउंट के ऊपर क्या कर रहे हैं। तो आप जो करना है ना, उनके नाम है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल। बिल्कुल बिल्कुल अकाउंट सेम ही रहता है। बिल्कुल अकाउंट सेम ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? मॉडल समझ में आ गया ना? ठीक है। अच्छा, डिटेल आर्बिट्राज में जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो खाली मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डिटेल आर्बिट्राज के अंदर क्या होता है कि यहाँ तो हम लोग ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं ना प्रोडक्ट को। डिटेल आर्बिट्राज वो लोग करते हैं जो लोग खुद यूएसए यूके के अंदर रह रहे होते हैं। जो बस फर्क इतना है कि वो लोग वेबसाइट से देखते हैं, वो लोग खुद फिजिकली जाते हैं स्टोर्स के अंदर, और वहाँ जाने के बाद प्रोडक्ट को स्कैन करके चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट है, लॉस है, क्या है, वहाँ से उस प्रोडक्ट को जज करते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन आर्बिट्राज और डिटेल आर्बिट्राज में। डिटेल आर्बिट्राज मैंने बताया इसलिए जरूरत नहीं की बताने की,
लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन आर्बिट्राज को रिटेल आर्बिट्राज बोलते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, अभी हम लोग इसके डिफरेंसेस देख रहे थे ना। अच्छा, ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर और होलसेल के अंदर एक मेजर डिफरेंस ये भी है, होलसेल के अंदर हमें बार-बार हंटिंग नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्ट हंटिंग ऑनलाइन आर्बिट्राज में करनी पड़ती है। उसकी रीजन क्या है? होलसेल के अंदर आपने ब्रांड ढूंढा, एक प्रोडक्ट ढूंढी, सही है, ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे दी, सही है। अब जब उस पे आपने ऑर्डर कर दिया, जाहिर सी बात है जब वो प्रोडक्ट आपके आउट ऑफ स्टॉक होगी, आपके पास ऑप्शन है ना कि आप दोबारा जाके उससे खरीद सकते हो, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर हम लोग ज्यादातर जो काम कर रहे थे ना वो डील्स के अंदर कर रहे हैं। ऐसी प्रोडक्ट जो कहीं पे डील्स पे चल रही है, 50% 60% ऑफ चल रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस है या कोई दूसरे इवेंट्स है, न्यू ईयर है या ब्लैक फ्राइडे है, इस टाइप की डील्स चल रही होती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। वहां से आके हम लोग प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं। अब ऐसी बात है, जो डील अगर आपको आज मिल गई 50% ऑफ, तो जरूरी नहीं है कि वो एक महीने बाद भी आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसमें होता क्या है कि इसमें आपको कॉन्स्टेंटली हंटिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन आर्बिट्राज में। यानी कि अगर एक प्रोडक्ट आपने खरीद के अपनी अकाउंट पे लाइव कर दिया ना, अगली बार जरूरी नहीं है कि वही प्रोडक्ट आपको मिल जाए, अगली बार आपको दूसरी प्रोडक्ट चाहिए। बिल्कुल, स्टॉक खत्म हो जाएगा, ऑफर भी खत्म हो जाएगी। काफी जो प्रोडक्ट होती है ना, ज्यादातर ऑफर्स पे काम होता है। ये आउट ऑफ स्टॉक हुई मेरे हमारा बीएसआर का सर्च नहीं करना है। नहीं, बीएसआर प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है, हमारा जो रैंक होगा सेलेक्ट का रैंक होगा तो सर्च नहीं करेंगे। सेलर का रैंकिंग उससे सेलर की रेटिंग होती है। वही रेटिंग वगैरह नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेट लेवल नहीं कर रहे ना, प्राइवेट लेवल के अंदर होता है, दूसरे में नहीं होता। ऐसे ये भी हो सकता है कि लाइक एक बार तो हमने प्रोडक्ट पहले इस कराई थी, सेकंड टाइम जब हम आए तो उसके लिए फिर ऑथराइज होना जरूरी है। क्या होता है लोगों वही को? वही प्रोडक्ट के लिए हमारे पास ऐसे उसका पैसे अवेलेबल नहीं है, विदाउट दैट प्रोडक्ट। मैं समझा नहीं। सही है, देखिए आप कह रहे हैं ना कि स्टॉक खत्म होने के बाद हमें दोबारा से रेडी करनी पड़ेगी। सही है। तो ये रीजन भी हो सकता है कि प्रोडक्ट जो है तो फिर वो रिटेलर की जो इनवॉइस है ना, वो ब्रांड अप्रूवल के लिए नहीं मांग रहा होता, वो खाली काउंटिंग करने के लिए मांग रहा होता है यूनिट्स की, वो वेरीफाई करने के लिए, वो एक्सेप्ट होते हैं। केसेस अलग-अलग होते हैं। वो प्रोडक्ट खरीदेंगे रिटेलर से तो हमें इनवॉइस तो वो देंगे ना, बिल्कुल जितना देंगे। भी सामान लेंगे वो बस हमें सेव करके रखेंगे अपने पास। अच्छा, इनवॉइस जो आती है ना, वो सेव खुद से करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं ना, तो इनवॉइस भी आपको ऑनलाइन भेजता है, तो वो ऑनलाइन वाली सबमिट कराते हैं। और फिर एक इसमें हम कितने प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं किस चीज़ में? रिटेलर में। अच्छा, रिटेल आर्बिट्राज के अंदर ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर जो प्रोडक्ट्स होती है ना, वो लोग खरीद लेते हैं, अंदाजे से कोई 10 खरीद लेते हैं, कोई 12 खरीद लेते हैं। इसके अंदर वो वाली लिमिट नहीं है आपके पास, 10 वाली जो ऊपर हमारे पास लिमिट थी ना, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी की लिमिट थी कि हमें कम से कम 10 यूनिट के साथ काम करना है, 10 से कम के साथ हम नहीं कर सकते, क्योंकि 10 से कम के साथ करेंगे हमारी इनवॉइस ही एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ पे भले 8 के साथ कर लें, 5 के साथ कर लें, 4 के साथ कर लें, फर्क नहीं पड़ता। मैंने इनिशियली काम किया था, जो मेरा पहला अकाउंट था, मेरे ख्याल में मेरे कितने थे, मेरे 3 या 4 यूनिट थे, मैं खाली टेस्टिंग कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस मांगता ही नहीं है, और दूसरी बात ये, इनवॉइस अगर मांग भी लेगा तो आपके पास होगी नहीं, तो 10 खरीदने की जरूरत क्या है, 3-4 खरीद लें, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी इसके मुकाबले में थोड़ा कम होता है, 8 से 10% होता है ऑन एवरेज, लेकिन बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारे पास इतना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी निकल आता है कि 200-300% भी निकल के आ जाता है कुछ कैटेगरीज के अंदर। जैसे परफ्यूम्स वगैरह होते हैं ना, अब कुछ वेबसाइट ऐसी थी, जैसे सीएस करके वेबसाइट है, तो वहाँ पे जो परफ्यूम होता है ना, उसकी प्राइस अलग होती है, दूसरी जगह पे अलग होती है, अमेज़न वगैरह पे एक्सपेंसिव बिक रहा होता है, मतलब हर जगह नहीं, कुछ केसेस के अंदर, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के अंदर तो ऐसी प्रोडक्ट निकल के आ जाती है। अच्छा, हम पेमेंट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जैसे पेपर वगैरह होते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? पेपर पेपर वगैरह जो भी होता है हम क्या यूज करेंगे पेमेंट के लिए? अपने अकाउंट की बात करें, क्लाइंट से पेमेंट की? क्लाइंट से पेमेंट। अच्छा, क्लाइंट से पेमेंट किसी ने उस दिन भी मुझसे सवाल पूछा था, मैसेज आया था कि पेमेंट किस तरीके से लेंगे। पेमेंट लेने का तरीका ये होता है, या तो क्लाइंट से पेमेंट लेंगे, या अगर फर्स्ट करें वहाँ पे किसी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल है, तो वो भी आपको पेमेंट 2 तरीके होते हैं। पहली बात तो ये पूछ लें, अगर पाकिस्तानी है वो, भले ओवरसीज पाकिस्तानी, फिर तो मसला नहीं है,
उसमें तो ये है कि फिर आप उसको अपना अकाउंट नंबर दे दें, बैंक वो बैंक ट्रांसफर कर देता है। मेरे पास भी जितने क्लाइंट्स थे वो ओवरसीज पाकिस्तानी थे मेजॉरिटी, उनको पाकिस्तानी अकाउंट की डिटेल देता था, वो उसी में ट्रांसफर कर देते थे डायरेक्ट। सही है। दूसरा तरीका ये, अगर कोई बोलता है कि नहीं यूएस की डिटेल चाहिए, तो या तो वाइस का अकाउंट बना दे, वाइस का, या फिर पेयोनीर का बना दे। वो पेयोनीर का अकाउंट बनता है, वो बैंक अकाउंट से कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये है कि वो वहां से फंड आके आवाज नहीं आ रही। Profit margin fluctuate in both sides, like wholesale and as प्रॉफिट मार्जिन ऑलवेज फ्लक्चुएट, बिकॉज यू कैन नॉट से दैट कि यहाँ पे अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना है तो फिक्स होगा, कभी भी प्रॉफिट मार्जिन फिक्स हो नहीं सकता। तो चांसेस दोनों ही होता है कि प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के अंदर फ्लक्चुएशन होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। वो हाई होने की रीजन ही है कि यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिली है वो आप ढूंढ रहे हैं प्रोडक्ट उससे, गलती से लग गई होगी, रिटेलर से। गलती से लग गई होगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ढूंढेंगे तो इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी, क्योंकि प्राइसेस फिक्स होती है वहाँ पे, यहाँ पे फिक्स नहीं होती। फ्लक्चुएशन वाला पार्ट ड्रॉबैक हो जाए। ड्रॉबैक नहीं है, ये बिजनेस मॉडल का पार्ट है, ड्रॉबैक नहीं है। जिस चीज की प्राइस फिक्स नहीं है आप उसको फिक्स कैसे करेंगे? अगर प्राइस इसकी फिक्स हो गई रिटेलर की तो आप भी प्रोडक्ट पे काम नहीं कर पाएंगे। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया? अच्छा, इसके लिए ना अब दो चीजें यूज होती हैं, वो चाहे तो नोट कर लें, और अभी पता नहीं है कि दोनों चीजें हमारे पास अभी अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। वैसे दोनों आसान है। जल्दी से लगी। सोर्स मोगल, टैक्टिकल आर्बिट्राज, ये दोनों टूल्स के नाम है, ठीक है। ये टैक्टिकल आर्बिट्राज और सोर्स मोगल ये दो टूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम कीपा वगैरह यूज कर रहे होते हैं ना, तो ये एडिशनल टूल्स होते हैं। अच्छा, इन टूल्स का काम क्या होता है? ये जो हमारा काम होता है ना बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं। अच्छा, लोग ज्यादा टैक्टिकल आर्बिट्राज यूज करते हैं, मेरा फेवरेट ये वाला है, नीचे वाला, ये सबसे ज्यादा आसान है। इसका काम ये होता है कि जब भी इन टूल्स को आप रन करते हैं ना, सिंपली आप इन टूल्स को अपना क्राइटेरिया देते हैं, और क्राइटेरिया के ऐसी ऐसी प्रोडक्ट चाहिए। ये आपको प्रोडक्ट भी दे देता है, दो साइड होती है, लेफ्ट और राइट साइड होती है। लेफ्ट साइड पे आपको पूरी प्रोडक्ट दे देगा, राइट साइड पे उसी प्रोडक्ट का आपको डिटेलर ढूंढ के दे देगा। यानी कि यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं डेमो करनी। दिखा मैं दिखा दूंगा डेमो, लेकिन मुश्किल ही इसका डेमो नहीं है। ये तो पिक्चर्स इमेजेस में जो अगर नहीं मिलेगा, बल्कि काम करूंगा मैं, अगर मुझे टूल नहीं मिलेगा ना, मैं कोशिश करूंगा इसकी कोई वीडियो ना ये क्लास में प्ले कर देंगे, क्योंकि तो मुझे मालूम है घर जाके कोई भी नहीं देखेगा। ये ऑनलाइन आर्बिट्राज के टूल्स हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कैसे ये आपको नेट प्रॉफिट वगैरह जो होता है ना, वो एस्टिमेशन पे कैलकुलेट करके दे देता है, लेकिन उसको फिर एक दफा कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन उससे क्या होगी, इजी है। इन दोनों से हमारे लिए आसान हो जाता है। ज्यादातर ये होता है, अब लास्ट टाइम ये था, ये वाला टूल जो था ना, ये क्लाइंट था ओवरसीज था, उसने दिया हुआ था, तो उसके टूल पे चलाता था। नहीं बाय करना पड़ेगा मुझे। नहीं अभी आप लोगों को नहीं करना, टेंशन नहीं। ऑनलाइन आर्बिट्राज में जो प्रोडक्ट सेटिंग के लिए हम कीपा यूज करेंगे। किस चीज के लिए ऑनलाइन आर्बिट्राज में प्रोडक्ट सेटिंग वगैरह के लिए हां सही करेंगे? कीपा भी यूज करेंगे, मेन चीज कीपा ही है। लेकिन ये बता दूं, ये दो हैं जो आपका असिस्टेंस देंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये टैक्टिकल आर्बिट्राज जो होगा ना, मेरे ख्याल में टैक्टिकल आर्बिट्राज का फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा, लेकिन ये चलेगा नहीं आपके पास। दोनों मेरे ख्याल में नहीं चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर होता है कि अकाउंट कनेक्ट होता है, अकाउंट की की होती है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है बैक एंड पे। तो वो जब कनेक्ट होती है ना, तो उसके बाद फिर चलता है। मेरे ख्याल में टैक्टिकल आर्बिट्राज चल जाए तो उसका मुझे पता नहीं, सोर्स मोगल तो मुझे मालूम ही नहीं चलता। और टैक्टिकल आर्बिट्राज इतना यूजर फ्रेंडली है भी नहीं, सोर्स मोगल ज्यादा है। सिंपली क्राइटेरिया आप अपना एंटर करते हैं, उसके बाद वो आपको प्रोडक्ट्स निकाल देता है। लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट आ जाएगी जो अमेज़न पे सेल हो रही होती है, और राइट साइड पे उसका सप्लायर या वो क्या है रिटेलर, वो आ जाएगा। सही है, ये दो टूल यूज होते हैं। मॉडल समझ में आ गया? यस सर। मॉडल में इसमें कोई मसला है? अगर है तो पूछ लें अभी। सेलर अकाउंट की क्लास में आपको थोड़ा सा बाद में रिव्यू
सेलर अकाउंट का मतलब पता है क्या है? सेलर अकाउंट हम लोगों के पास अभी है नहीं यहाँ पे। पहली बात तो ये जिनके पास है ना वो यहाँ पे खोल नहीं सकते अकाउंट। मेरा अकाउंट जो है वो यूएसए की एलसी के ऊपर है, मैं यहाँ पे खोल नहीं सकता। वहाँ पे भी मसला ये है कि मैंने अभी अपने नंबर्स वगैरह भी बंद कराए हैं। मैं देख लूंगा अगर लॉगिन हो गया तो मैं ट्राई कर लूंगा, वरना अकाउंट खोलना इस वक्त बहुत मुश्किल है। अकाउंट क्योंकि मेरा जो काम है वो अकाउंट के ऊपर हो भी नहीं रहा है। अकाउंट के ऊपर तो मैं हमारा कोई काम नहीं कर रहा। मैं ट्राई करके देख लूंगा अगर खुल जाए, क्योंकि हमारे जो दूसरे फैकल्टी मेंबर है ना वो उस दिन आए हुए थे। अगर आप नहीं आई थी आपको नहीं मालूम होगा, तो वो अपना लैपटॉप लेकर आए थे। उन्होंने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया था, वो इसी के ऊपर नहीं खोला था। मैं देख लूंगा अगर एक और सारा सेंटर दोबारा मिल गया और जूम के ऊपर हो जाता है तो जूम के ऊपर हम लोग ट्राई कर लेंगे। सर हम अपनी आईडी बनाना चाह रहे हैं, कैसे बना सकते हैं? किसके ऊपर? सेल सेंटर। वो तो सिंपली ये देखिए, पहली बात तो ये कि अगर क्लाइंट के लिए काम करना है ना फिर तो अकाउंट नहीं बनाना है आपको, तो चाइल्ड एक्सेस देगा वो आपको अपने अकाउंट में। सही। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको चाइल्ड एक्सेस नहीं मिलता है, अगर अपना अकाउंट बनाना है तो फिर आपको sellersettle.com पे जाके बनाना पड़ेगा। तो सर मतलब वहाँ का नंबर मांगेंगे? क्या मांग रहे हैं? पाकिस्तानी नंबर पे चलेगा? नंबर पाकिस्तानी नहीं चलेगा, नंबर पाकिस्तान के लिए नहीं मांगेगा, वो नंबर आपको परचेज जी, करना पड़ेगा। उसी को बात है। ऐसे तो 100 में से कोई एक प्रोडक्ट निकल के आएगी जिसपे Amazon इनवॉइस ना मांगे ऑनलाइन एडवर्टाइज, तो कोई ऐसी टूल या फिर चलो यूज कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट कोई ऑनलाइन एडवर्टाइज की प्रोडक्ट। देखिए, सोर्स स्मूगल और टैक्टिकल आर्बिट्राज है ना, इसका काम ये होता है वो अकाउंट की जो आपसे की लेता है ना बैकएंड पे, जो मैं बोल रहा था वो अकाउंट की में होता है ये, वो प्रोडक्ट ऐसी निकाल के देता है जो आपके अकाउंट को सूट कर रही है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब एक अकाउंट होता है ना उसके ऊपर अगर आपने प्रोडक्ट को फर्स्ट करे सेल करना स्टार्ट किया है, अगर एक प्रोडक्ट है जिसपे बिल्कुल आपको ब्रेक इवन पे चल रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, जीरो पे चल रहा है, उसको आप बेचना शुरू कर दें। जब थोड़ी थोड़ी आप सेलिंग स्टार्ट करते हैं ना तो Amazon आपकी बहुत सारी प्रोडक्ट खोल देता है। जैसे जैसे अकाउंट पुराना होता रहता है ना, प्री अप्रूवल वाले मसले आपके खत्म होते रहते हैं। ये जो टूल है ये प्रोडक्ट के स्टेटस की इनवॉइस Amazon नहीं मांगता। इसकी इनवॉइस ज्यादातर नहीं मांगता है, मांग भी सकता है। अच्छा पहले हम कीपर से प्रोडक्ट निकालें फिर हम अभी अभी हंटिंग वंटिंग पे तो हम लोग आए नहीं है, अभी तो खाली मैंने आपको ये बताया, मॉडल समझ में आ गया। सही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि इसके ना करने के मेथड जो है इधर से जो प्रोडक्ट निकालने के, कीपा का जो काम है ना, कीपा का काम ये है कि वो प्रोडक्ट ढूंढ के भी देता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो है कीपा का, वो आपको प्रोडक्ट की वैलिडेशन भी करके देता है। वैलिडेशन का मतलब ये कि ये प्रोडक्ट सही है नहीं है, इसके अंदर कोई मसला है कोई इशू है, सारी चीजें कीपा आपको निकाल के देता है। सही है, ये कीपा का काम है खाली। सही है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, कीपर से आप ये भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ढूंढ लें, प्रोडक्ट ढूंढने के बाद प्रोडक्ट के साथ वैलिडेशन कर लें। और ये दूसरा तरीका ये कि प्रैक्टिकल आर्बिट्राज, सोर्स स्मूगल या दूसरे टूल्स को यूज करते हुए वहाँ से प्रोडक्ट को निकाल लें। उसके बाद कीपा पे चेक कर लें कि बीएसआर वगैरह सही है, क्योंकि बीएसआर वगैरह चेक करने का मकसद खाली ये है कि आप प्रोडक्ट में इस चीज़ को वेरीफाई कर रहे हैं कि प्रोडक्ट की सेल्स है, प्रोडक्ट सेफ है, सेल्स होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़, सारे मैट्रिक्स होते हैं ना, ये वहाँ पे कीपा पे दे देंगे। क्लियर है? सही है। उसके बाद ये है कि जो हम लोगों ने मेथड वहाँ पे किए थे, रिवर्स सोर्सिंग याद है? अच्छा, अभी मैं खाली बता रहा हूँ, ये सब हम लोग करके देखेंगे, ट्राई करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बताने का मतलब ये कि मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो रिवर्स सोर्सिंग याद है सबको? क्या था? सेल आईडी करने हमने सर्च किया, दो लोग आईडी सेम उसी को हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। सर बैट सोर्सिंग यही होती है, रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है? बैट सोर्सिंग, ब्रांड सोर्सिंग। ब्रांड सोर्सिंग अलग चीज है। ब्रांड ब्रांड सोर्सिंग का मतलब ये कि ब्रांड को ढूंढना है। रिवर्स सोर्सिंग का मतलब ये कि सप्लायर, वो जो सेलर है ना जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहा है उसको चेक कर रहे हैं। दोनों अलग अलग सर ब्रांड। मैं वीडियो देखी थी तो ब्रांड सोर्सिंग तो उसमें स्टार्टिंग में यही सब कुछ कर रहा था। ब्रांड सोर्सिंग, देखिए ब्रांड सोर्सिंग तो आप कर रहे हैं, ब्रांड सोर्सिंग का मतलब ये ब्रांड सोर्सिंग ढूंढ रहा है। रिवर्स सोर्सिंग जो है ना उसका एक मेथड है। ब्रांड सोर्सिंग का मतलब क्या, ब्रांड को ढूंढ रहे हैं, किस मेथड से ढूंढ रहे हैं, रिवर्स सोर्सिंग। क्योंकि रिवर्स सोर्सिंग के अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप सेलर की आईडीज को जाके चेक कर रहे हो, सेलर का डेटा निकाल रहे हैं। सही है? सही है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे भी है कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है किसी का? सवाल है? आधे घंटे बाद जाना है। सर वो
नहीं नहीं, पहले वाला तो ऑनलाइन आर्बिट्राज किया था। पहले 1 साल तो मिला ही नहीं था। उसके बाद फिर 1 साल तक तो मैं कोशिशों में लगा हुआ था, मिल गया। तो 1 साल तक पता नहीं था ना, गलत स्ट्रेटेजी कर रहा था। लिंक्डइन भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं था। मैं डायरेक्ट अपवर्क पे गया था। अपवर्क पे थोड़ी मिलता है क्लाइंट। अपवर्क पे तो क्लाइंट का लेवल ही अलग होता है। किसी पे मेरे को 1 हफ्ते में भी मिल जाता है। स्ट्रेटेजी सही होनी चाहिए। मसला ये सब कोई बताने वाला नहीं था ना। अच्छा, कहाँ से क्या कोर्स तो मैंने करा था एक्सट्रीम कोर्स, वैसे मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स से करा था। उसके बाद फिर मैंने इनेबलर्स में भी करा था। इनेबलर्स वगैरह का जो काम है ना, ये एक्सट्रीम कॉमर्स बेस्ट तरीका जो है ना, जो लिंक्डइन से सर फेसबुक तो बहुत ही स्कैम है। क्या फेसबुक में स्कैम आ रहे हैं। फेसबुक में स्कैमर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे जो मिले थे ना, मुझे फेसबुक से भी बहुत अच्छे क्लाइंट मिले थे। कितना अच्छी हुई। फेसबुक से एक मिले थे, वो तो सऊदीया वाले थे। वो तो इसके अमेज़न के अलावा भी दूसरी जगहों पे भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। मतलब वो ऐसे नहीं थे कि स्टार्टिंग से थे, बाद में ये था कि थोड़ा सा उन्होंने काम किया था तो वो बन गए थे। ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना। ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो अच्छा, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। अगर करना चाहें तो ट्राई करना चाहिए। अगर ट्राई, इसका तरीका पता है क्या है? फेसबुक खोले, सही है। मैं बता दूं तरीका, 1 मिनट स्ट्रेटेजी। अगर तरीका कोई भी काम कर रहे हो, क्लाइंट को ढूंढने का या कोई भी काम, जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा ना, उतना ज्यादा आपके पास चांस होगा कि क्लाइंट आपको मिलेगा। सही है। यहाँ पे शीट्स बनाने, तो मेरा जो तरीका है क्लाइंट ढूंढने का, वो बता। वरना तरीके तो बहुत सारे हैं। अब अपवर्क के ऊपर जो लोग काम करते हैं, अब अपवर्क पे यहाँ पे लोग लगे हुए होते हैं अपवर्क की प्रोफाइल बना के, और बोले होते हैं क्लाइंट नहीं मिल रहा है, क्लाइंट नहीं मिल रहा। अपवर्क पे काम करने का जो सही तरीका है ना, वो ये है कि लोग अकाउंट लेते हैं यूएस बेस्ड या यूके बेस्ड, उन्हीं के नाम पे अकाउंट बना हुआ होता है। वो सिंपली अकाउंट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चला रहे होते हैं, और वो वीपीएस पे चलता है। वो यहाँ पे लोकल जो हमारी आईडी होती है ना, उसके ऊपर चलता भी नहीं है। वहाँ से अकाउंट खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको कनेक्ट करा लेते हैं, तो उसको चला रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो ट्रस्ट का लेवल है ज़्यादा होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे कॉलम नेम, नेम के बाद आ गया लिंक, मीडियम और अच्छा, ये जो है ना तरीका, ये नेगेटिव बदल गई है, दिसंबर पे लेके आए। ये तरीका जो है ना, ये मैंने देखा था जहाँ पे मैं एक जगह जॉब करता था। ये वहाँ पे एक सेल्स का बंदा था, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उसने मुझे ये तरीका बताया था, और वहीं से मैंने ट्राई किया था। वहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिले थे। अब ये तरीका उस वक्त इफेक्टिव होगा ज्यादा जब एक से ज्यादा लोग मिलके काम करेंगे, ग्रुप बना के। मुझे स्टार्टिंग में मैंने एक दफा बोला था ना ग्रुप बना ले, वो इसीलिए मैंने बोला था। अब करना क्या है, यहाँ पे फेसबुक है, यहाँ पे लिंक्डइन है। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले फेसबुक खोले, और फेसबुक खोलने के बाद डिफरेंट ग्रुप्स के ऊपर जाए। सही है। फेसबुक तो मैं नहीं खोल सकता यहाँ पे, क्योंकि खोलूंगा तो वो आजकल फेसबुक में भी बड़ा मसला कर दिया, सस्पेंड कर देता है। एड्स चल रहे हैं उसमें, एफबी
अब ये डिफरेंट टाइप के आपके पास ग्रुप्स आ गए, जैसे अमेज़न सेलर, ये वो सारे ग्रुप्स आ गए। इन सारे ग्रुप्स में आपको जाना है, और जाने के बाद ना वो जो मेंबर्स का सेक्शन होता है जिसके अंदर सारे मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को खोल खोल के देखना है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो पाकिस्तानी लग रहा हो ना उससे थोड़ा दूर रहिएगा, सही है। और जो फेक आईडी लग रही हो, क्योंकि आईडी को देख के अंदाजा हो जाता है ये फेक है, ओरिजिनल है, क्या मतलब है। और कोशिश करें जो अंग्रेज होते हैं, इंग्लिश बोलने वाले जो होते हैं ना, उनको कांटेक्ट करने ज़्यादा से ज़्यादा। कांटेक्ट करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, उनका यहाँ पे नाम लिख के, सही है, कोई मैसेज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, नाम लिख के उनकी आईडी का जो लिंक होता है, फेसबुक की जो आईडी का लिंक होता है वो यहाँ पे डालें। मीडियम के अंदर फेसबुक लिखना है। मीडियम का मतलब ये कि उनको कहाँ पे कांटेक्ट किया था आपने, फेसबुक पे, मैसेंजर पे। क्योंकि बहुत दफ़ा, हालांकि यहाँ पे शीट फेसबुक की है, फेसबुक की होंगे, बहुत दफ़ा क्या होता है कि क्लाइंट होता है ना कोई, वो व्हाट्सएप के ऊपर आया था तो यहाँ से मीडियम चेंज कर दें ताकि आपको पता है, सही है। इस तरीके से करें। उसके बाद ये कि आपकी उनसे क्या बात हुई है, वो डेट वाइज यहाँ पे अभी इनिशियली डेट की जरूरत नहीं है, ये 3 कॉलम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और इस डेटाबेस को ना जितना ज़्यादा भर सकते हैं ना उतना ज़्यादा भर सकते हैं, उसका 200 300 जितने लोग भर सकते हैं। फिर एक बनाए टेम्पलेट मैसेज का। टेम्पलेट किस तरीके से, अब वही बताता हूँ। और ये वाला तरीका बहुत इफेक्टिवली काम कर गया था। स्कैमर्स भी होते हैं लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। बंदे का नाम आ गया। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा, नाम अपना ही लिखिएगा, ये नहीं करिएगा किसी अंग्रेज का नाम डालने इंप्रेशन के लिए, क्योंकि वो जो प्रोफाइल आपकी जाएगी ना वो आपकी प्रोफाइल से जाएगा नाम, वो नाम से पकड़ लेगा आपको, सही है। ये तो टेम्पलेट है ना। अच्छा, तो मैं रैंडमली बना रहा हूँ, ये बाबा चीज़ इसके निकल गया है। चलिए किसी को इतना नहीं करो, कुछ भी कर ले। कुछ पहले से नहीं कहा है।
अच्छा, पहली बात तो ये कोई ग्रामेटिकल या कोई दूसरी एरर हो तो अभी इसको ना इग्नोर कर दीजिएगा। सही है, इसको पकड़ के ना वो कुछ नहीं होइएगा, गलती कर दी, ठीक है? गलती नहीं कर अभी मैंने खाली जल्दी में टाइप किया है और ये इस तरीके से टाइप होगा भी नहीं। फिर नहीं नहीं, टाइप होगा इसी तरीके से होगा, मतलब थोड़ा सा फॉर्मल होगा, ये इनफॉर्मल है। हाँ इनफॉर्म अच्छा, इसके अंदर आपको करना है क्या, सबसे पहले एक टेम्पलेट बना के अपने पास रख लेना, सही है? उसके बाद मीन आई होप यू आर डूइंग गुड, आई हैव बीन वर्किंग एज एन Amazon seller for last 3 years। अच्छा, ये अभी ज़्यादा लंबा हो गया, वरना वैसे मैं इस तरीके से लिखता हूँ, आई एम एन ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट वर्किंग इन Amazon for last 3 years, इस तरीके से करके लिख सकते हैं हम अलग-अलग आपके ऊपर। And discovered that we both are present in the same Facebook groups, FB groups, ठीक है? क्या लिखेंगे? नहीं कौन ये बोला? ये आप ऐसे नहीं करें कि पता नहीं आप नाम भी मेरा लिख दें। क्या? अगर उसने 2-3 सवाल पूछ लिए ना, सारे क्वेश्चन वही हो जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, एक साल मेरी हेल्प कर दे। अच्छा, 1 साल मतलब एक साल जो होता है ना, देखिए 1 साल से 2 साल जो होता है ना, वो एंट्री लेवल में ही कंसीडर होता है, तो उससे इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर 3 साल लिखेंगे ना, 3 साल से ऊपर फिर थोड़ा मसला शुरू हो जाता है, ठीक है? अच्छा, आई बिलीव इन नेटवर्किंग एंड मेकिंग स्ट्रांग रिलेशन विद अदर। अच्छा, पहली बात तो ये बहुत ज्यादा लंबी वो नहीं लिखेगा मैसेजेस, ज्यादा लंबे मैसेज लिखिए कोई भी नहीं पढ़ेगा, इस तरीके से लिख के विद अदर Amazon seller। उसके बाद लास्ट में ना एक बात तो ख्याल रखना, लास्ट में क्वेश्चन छोड़ दें। I would love to know about your current status. I would love to know about your current status. ये लिखते हैं, what is your current status? In which stage are you currently working in? इस तरीके से करके सवाल छोड़ दें और थैंक्स लिखते हैं। उसकी वजह क्या है, सवाल इसलिए छोड़ते हैं एंड में कि वो उसको जवाब देने के लिए हम बुला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इस पॉइंट पे ना भले कोई भी टेम्पलेट पे काम करें, कुछ भी बनाए, एक बात का ख्याल रखिएगा, स्टार्टिंग में ना कुछ भी बेचना शुरू नहीं हो जाएगा। कोई भी सेलर होता है ना, जैसे सेल्समैन होता है ना, यहाँ पे आप सेल्समैन बन के जा रहे हैं ना, आप अपनी सर्विस बेच रहे हैं। डायरेक्टली फर्स्ट एंड पे ना अगर अपनी सर्विस बेचेंगे ना, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। बेहतर ये कि आप उससे पहले बात करें कि वो क्या बोल रहा है, उससे पहले सुनेंगे वो किस स्टेज पे, इस तरीके से फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो मसला आपको बताए ना, फिर उसकी सॉल्यूशन के हिसाब से आप बताएं। और फेसबुक ग्रुप का नाम चाहे तो यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे ऐड करने कॉलम मुझसे मिस हो गया था, ताकि आपको पता रहे ये कौन से ग्रुप से आया है ये बंदा, सही है? इसका डेटाबेस बना दें। और कम से कम इसमें भी पता लगेगा 200 लोगों को मैसेज करेंगे ना, तो कोई एक रिस्पॉन्ड करेगा। ये वाला मैट्रिक्स हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, लिंक्डइन के अंदर बेनिफिट क्या है, लिंक्डइन के अंदर ग्रुप्स होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर भी होते हैं, जैसे फेसबुक के ऊपर होता है ना, लिंक्डइन के ऊपर भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लिंक्डइन के अंदर एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है, दूसरा तरीका जो है लिंक्डइन का, चलिए एक और तरीका बताता हूँ लिंक्डइन से क्लाइंट ढूंढने का। जो सेम स्ट्रेटजी हम लोगों ने अभी फेसबुक वाली देखी थी ना, वही लिंक्डइन के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन लिंक्डइन के अंदर एक एडिशनल काम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ना ये तो अगर अभी मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्टली लिखेंगे, वहाँ पे भी आपको डेटा मिल जाएगा। ये क्या है कर रहा है, ये एलिमेंट और ई-कॉमर्स बिजनेस, ठीक है, ये भी ई-कॉमर्स वाला है। अब आप क्या सकते हैं यहाँ पे, इस टाइप के ना यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट लोग आ रहे हैं,
सही है, ये रिव्यूज दे रहे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये एजेंसीज बनाई हुई लोगों ने। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि इन एजेंसीज का नाम यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद जैसे यहाँ पे कॉपी कर देना, ये तो डिजिटल मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी है, यहाँ जाए, यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद उसका जो पेज होगा ना, यानी कि जो उसकी प्रोफाइल का लिंक होता है एजेंसी का, उसको पेस्ट करें। और पेस्ट करने के बाद ना यहाँ पे एक पूरा डेटाबेस बना लें कि कौन कौन से लोग हैं जो इस डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, यानी Amazon के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उनकी लिस्ट बनाएं। और उसके बाद पीपल वाला सेक्शन याद है ना सबको, मैंने बताया था। किसी भी कंपनी का नाम अगर आप टाइप करते हैं ना, किसी भी कंपनी का नाम अगर आप टाइप करेंगे तो वहां पे ना जब इसकी मेन पेज खोलेंगे, अब जैसे यहाँ पे वीडियो देखते हैं, जैसे ये एक एजेंसी है, ठीक है। अभी इसका मेन पेज मैंने खोला ना, अब खोलने के बाद ना यहाँ पे एक ऑप्शन है पीपल का, इसको गेन करें। गाड़ी चलाना सीखनी है आपको, फरारी पे सीखेंगे, ऑल्टो पे सीखेंगे, ये तो चलेगी ना, जो भी है फरारी पे। सही है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे डेटाबेस बनाएं, और डेटाबेस बनाने के बाद ना यहाँ पे उनके लिंक्स डालें, इस तरीके से करके कांटेक्ट करें, ठीक है। और ये पूरा पहले डेटाबेस बना लें और सबों को मैसेज करना स्टार्ट कर दें। लोग रिस्पॉन्ड करते हैं लिंक्डइन के ऊपर, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, और लिंक्डइन के ऊपर जो लोग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीरियसली होते हैं, मतलब वहाँ पे भी आपको लोग मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन बहुत कम है, कम है, वो ज़्यादातर सीरियस ही होते हैं। और अगर ज़्यादा जो होता है एचआर एग्जीक्यूटिव वगैरह होते हैं या एचआर मैनेजर होते हैं, उनके इतना मसले भी नहीं होते, वो जेन्युइन लोग होते हैं। बर हो गई, चार्जिंग 40 हो गई है।